Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अगर आप हार्ले डेविडसन जैसी महंगी इंपोर्टेड बाइक्स के शौकीन हैं तो राहत की खबर सुन लीजिए। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली इन महंगी बाइक्स पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई जाएगी। बाकी 29 प्रोडक्ट पर बढ़ी हुई इंपोर्ट ड्यूटी आज आधी रात से लागू हो सकती है। पूरी खबर जानने के लिए जो कि एक्सक्लूसिवली लेकर आए हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय, उनके पास चलेंगे। लक्ष्मण, अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सामान पर किस तरह की इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की योजना है? लक्ष्मण, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का जो फैसला था वो आज आधी रात से लागू हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन 30 आइटम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था उसमें से एक आइटम घटा दिया गया है। सिर्फ 29 आइटम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया जाएगा। एक आइटम जिस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई जाएगी वो आइटम काफ़ी अहम है, वह है लग्जरी बाइक, जो कि अमेरिका से इंपोर्ट होती है काफ़ी संख्या में। 800 सीसी से ज़्यादा की क्षमता वाली जो लग्जरी बाइक इंपोर्ट होती है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाया जाएगा। इस पर प्रस्ताव ये रखा गया था कि 50% का एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी, अतिरिक्त इंपोर्ट ड्यूटी इस पर लगाया जाए। इससे सरकार को 5.30 मिलियन US मिलियन डॉलर की आमदनी होती सालाना। लेकिन अब जो है ये नहीं होगी। ये 30वां आइटम था जिसको खत्म कर दिया गया, यानी इस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला नहीं लिया गया। बाकी 29 आइटम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया गया है और आज आधी रात से बढ़ी हुई इंपोर्ट ड्यूटी लागू हो सकती है, जिसमें खाने पीने के सामान काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस पर कम से कम यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 15% तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। 10 से 15% पर, जिसमें वॉलनट, चिकपीस जैसे आइटम शामिल हैं। साथ ही साथ फ्रेश एप्पल जो होते हैं, सेब आता है, उस पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव है। जो स्टील के प्रोडक्ट हैं उस पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव है। जो 30 आइटम थे उसके हिसाब से सरकार को करीब $240 मिलियन अतिरिक्त राजस्व की आमदनी होती, लेकिन अब 30वां आइटम हटा दिया गया है तो जो आमदनी का अनुमान रखा गया था उसमें थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। तो चलिए, हार्ले डेविडसन महंगी नहीं होने जा रही है, लेकिन फिर भी 29 आइटम पे ड्यूटी बढ़ेगी। इधर जीएसटी के तहत टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए सरकार ने खास अभियान शुरू किया है। अब तक 500 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी भी गई है। क्या है सरकार की रणनीति, ये बताने के लिए एक बार फिर हम रुख करेंगे लक्ष्मण रॉय का। लक्ष्मण, टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए अब जो रणनीति है वो क्या अपनाई जा रही है? दरअसल जीएसटी लागू होने के 6 महीने बाद भी जब अपेक्षा के अनुरूप टैक्स की वसूली नहीं हुई तो आखिर सरकार ने ये जानने की कोशिश में जुट गई कि टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही है। अलग अलग जगहों से जो खुफिया जानकारी आई तो सरकार को संदेह हुआ। उसके बाद मार्च में खास अभियान चलाया गया। उस अभियान के तहत एक ही दिन पूरे देश भर में 125 जगह छापेमारी की गई। 115 कारोबारियों के यहाँ छापे मारे गए और फिर वहाँ पर करीब 450 करोड़ रुपए टैक्स की चोरी पकड़ी गई। उसके बाद लगातार ये अभियान जारी है और इसमें खास सेक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कार के जो डीलर हैं उनके ऊपर, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जो है, रियल एस्टेट सेक्टर है, स्टील सेक्टर, वहाँ पे खास ध्यान दिया जा रहा है कि टैक्स चोरी की गुंजाइश वहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। और 2-3 खास तरीके अपनाए जा रहे हैं टैक्स चोरी के लिए। एक तो ये है कि बोगस या कहें कि फर्जी बिल जनरेट किया जा रहा है। दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने के लिए गलत बिल जनरेट किया जा रहा है, फर्जी कंपनियां बनाई जा रही हैं। तो ये सारे तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो अब दो तरफा अभियान है। पहला अभियान तो यह है कि टैक्स चोरों को पकड़ा कैसे जाए। दूसरा, व्यवस्थागत खामियां जो हैं या फिर जो कमजोरियां निकल कर सामने आई हैं उसको कैसे दुरुस्त किया जाए ताकि टैक्स चोरी की इस गुंजाइश को, इस आशंका को कम से कम किया जा सके। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इधर आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स विभाग ने एक विज्ञापन देकर लोगों से कहा था कि वो अपने आसपास बेनामी संपत्ति जमा करने वालों या टैक्स चोरों का खुलासा करें। जानकारी देने पर इनाम में मिलने वाले थे पूरे 1 करोड़ रुपए। अब हालात ये हैं कि इनकम टैक्स विभाग का यह ऐलान उसके लिए मुसीबत बन गया है। क्या हुआ है बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, क्या मुसीबत आ गई इनकम टैक्स विभाग पर? देखिए, टैक्स इन्फॉर्मेंट रिवार्ड स्कीम का मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कालाधन के बारे में इन डिपार्टमेंट को सूचना दें। वो मकसद तो कहीं ना कहीं हासिल होता दिख रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रोज़ाना बहुत सारे कॉल्स, साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट्स है जहां पर कमिश्नर के ऑफिसेज हैं, जहां पर ये तय किया गया है कि यहीं पर कालाधन के बारे में सूचना देनी है, वहां पर रोज़ाना हज़ारों मेल्स, चिट्ठियां, कंप्लेन लेटर, कुरियर्स लगातार मिल रहे हैं। एक तरह से कहें डिपार्टमेंट में अंबार लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कैसे किया जाए, क्योंकि वेरीफाई जब तक नहीं होगा तब तक जांच शुरुआत नहीं हो पाएगी।
इसलिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास मैन पावर की काफ़ी शॉर्टेज है, करीब 45,000 एम्प्लॉई ही यहाँ काम करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है। डेटा एनालिटिक्स भी एक बहुत बड़ा पहलू है जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले से ही काम कर रही है, जिसमें कई तरह के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको इनकम टैक्स रिटर्न के साथ मैच कराया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ इंफॉर्मेशन दी जा रही है क्या ये कुछ हद तक सही है या नहीं है। अगर एक बार ये पता चल जाता है कि हाँ ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पर जांच को फॉरवर्ड किया जाता है। तो कुल मिलाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक तरह से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। जी शुक्रिया। पीएनबी घोटाले की तरह बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी एक घोटाला सामने आया है, लेकिन इसमें आरोपी बैंक के एमडी और पूर्व एमडी समेत 5 बड़े अधिकारियों को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। मराठे के अलावा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर के गुप्ता और बैंक के पूर्व एमडी सुशील मुनोत को भी पकड़ा गया है। इन सबको 27 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। आरोप है कि इन लोगों ने दिवालिया हो चुके डीएसके ग्रुप को गलत तरीके से लोन दिलवाने में मदद की थी। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अरुण जेटली ने सुब्रमण्यम के इस्तीफे की जानकारी देते हुए बताया कि वो पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अमेरिका वापस जाना चाहते हैं और इसी कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफे की इच्छा जताई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि अरविंद सुब्रमण्यम का कार्यकाल मई 2019 तक था, लेकिन पारिवारिक वजहों से इस्तीफा देकर वो पहले जा रहे हैं। उन्होंने अरुण जेटली को अपने अब तक के करियर का सबसे बेहतर बॉस बताया। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने जब अरविंद सुब्रमण्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि क्या देश का अगला सीए देश के अंदर से होना चाहिए, तो सुब्रमण्यम ने जवाब दिया कि नए सीए की नियुक्ति पर फैसला सिर्फ मेरिट के आधार पर होना चाहिए। आप भी सुनिए। आपको लगता है कि आपके जाने के बाद इस पद पे, इस पोस्ट पे इंडिया, विद इन इंडिया कोई ऐसे शख्स है जिनको लाना चाहिए, फिर बाहर से लाने की जरूरत? You know, I am not. I have a very simple answer. बहुत ही सरल जवाब है इसका जवाब। I told you पहली दिन मैंने बताया था मैं मद्रासी हूँ। सवाल बहुत आसान है। I think that for every job you should get the best person possible. That should be the criterion. Who's the best person for the job? I'm not saying I was. Maybe you should learn from the mistakes that maybe they made in choosing me. But I think it should be just competence. I think that's what the government believes in. That's what it should follow. Provenance, origin, should be completely, what loyalty, whatever should all be second order. It's about merit and competence above all, I think. Should be. तो अरविंद सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि मेरिट पर होना चाहिए देश का नया सीए, भले वो कहीं से भी आए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जल्दी आप बिना सिम कार्ड के अपने मोबाइल से फोन कर पाएंगे। जी हां, दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट टेलीफोनी को मंजूरी दे दी है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, इंटरनेट टेलीफोनी आने से पहले तो ये बताइए कि ग्राहकों को क्या फायदा होगा, और साथ में ये भी समझाइए कि बिना सिम कार्ड से फोन लगेगा कैसे। देखिए, अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती थी कि जिस मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का सिम उनके पास है उसका नेटवर्क उनके घर या ऑफिस में नहीं आता और उससे कॉलिंग जो है नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए, ब्रॉडबैंड का अपने घर का इस्तेमाल करते हुए, उस कंपनी के जो ऐप है उसका इस्तेमाल करते हुए कॉलिंग जो है कर पाएंगे। दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट टेलीफोनी को मंजूरी जो है वो दे दी है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एयरटेल का सिम है और आपके पास एयरटेल के सिग्नल नहीं आ रहे हैं और आपके पास एमटीएनएल का ब्रॉडबैंड है, तो एमटीएनएल के ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हुए और एयरटेल के ऐप का इस्तेमाल करते हुए आप इंटरनेट कॉलिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये दूरसंचार विभाग ने इस फैसिलिटी को मंजूरी दे दी है। आपका नंबर जो है वही रहेगा और टेलीकॉम कंपनी इसको प्रोवाइड जो है करा पाएंगी। तो जल्दी टेलीकॉम कंपनी इस फैसिलिटी को रोल आउट करने जो है वो शुरू कर देंगी। दूरसंचार विभाग ने इसको लेकर के गाइडलाइंस जो है वो नोटिफाई कर दी है और जल्दी इस लोगों को ये सर्विस मिलने की उम्मीद है। जी, बहुत शुक्रिया असीम। तो अब जल्द ही आप ऐसे एरिया में जहां पर नेटवर्क नहीं है वहां से भी कॉल कर पाएंगे अपने मोबाइल से, और किसी भी तरह के नंबर पे, मसलन मोबाइल, लैंडलाइन, किसी भी जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 दिन की गिरावट पर आज लग गया ब्रेक। आज बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा आज चढ़ा, इनफैक्ट 250 पॉइंट से, जबकि निफ्टी करीब आधा % चढ़कर बंद हुआ। मिड कैप की बात करें तो इंडेक्स में करीब आधे % की तेजी देखने को मिली। लेकिन आज बैंक निफ्टी में एक शानदार तेजी देखी गई। बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ।
एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार ने पीएसयू बैंकों में बैड लोन की दिक्कत से निपटने के लिए एक मजबूत एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाने की वकालत की है। सीएनबीसी टीवी 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में रजनीश कुमार ने कहा कि आने वाले वक्त में एसबीआई एग्रेसिव प्रोविजनिंग करेगा, जिसकी वजह से बैंक के मुनाफे पर कुछ असर पड़ सकता है। There are various models available where it is being felt that we definitely need a strong EMC. The country lacks one. Currently, the ARC structure which is existent in the country, I am finding that that structure is missing. So the requirement is not as much for an ARC maybe, but there is definitely a requirement in the country for having an AMC. There are assets which can be resolved. Okay. And identification of those assets, and then make a serious attempt to resolve those assets. It has to be very clear that this AMC works at arm's length from the existing banks and their this stressed assets. Okay. हैदराबाद यूनिवर्सिटी में खुदकुशी करने वाले दलित छात्र रोहित वेमुला की मां ने आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग ने उनके परिवार के साथ वादा खिलाफी की है। उनका कहना है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने उनको घर बनाने के लिए पैसा देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने जो चेक दिए थे वो बाउंस हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर मुस्लिम लीग और विपक्ष दोनों पर ही हमला बोला है। गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने माफी मांगनी चाहिए कि झूठ के बुनियाद पे किस प्रकार की राजनीति, किस प्रकार की ओछी राजनीति पे आज कांग्रेस उतर आई है। जम्मू कश्मीर में अब राज्यपाल शासन लग चुका है और मोदी सरकार कह रही है कि सामने एक ही लक्ष्य है, आतंकवाद का सफाया और शांति की बहाली। लेकिन कांग्रेस ने सरकार से कश्मीर नीति पर सफाई मांगी है। कांग्रेस ने पूछा है कि आप वहां हालात को कैसे काबू करेंगे और प्रगति का रोड मैप क्या है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और पीडीपी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे और जनादेश को धोखा देकर सरकार बनाई गई थी। ऐसे में दोनों पार्टियां एक बार फिर जनता को ठगने का काम कर रही हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीर पर 7 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पढ़कर भी सुनाए। How does the central government propose to prevent the radicalization of Jammu and Kashmir youth? Number 5, what are the plans for employment creation and promotion of tourism in the state of Jammu and Kashmir? Number 6, how does the Modi government propose to engage with various sections of the state in order to win their hearts and minds? Number 7, how does it plan to ensure peace and development in all the 3 regions of the Jammu and Kashmir? सोने चांदी की ज्वेलरी में हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने के लिए सरकार ने कानून में बदलाव किया है। नए कानून में हॉलमार्किंग सेंटर, रिफाइनरी और मिंट के लाइसेंस के नियम भी बना दिए गए हैं। ज्वेलरी कारोबारियों ने नए कानून का स्वागत किया है, लेकिन ज्वेलर्स इसे लागू करने के लिए और वक्त की मांग कर रहे हैं। सोने चांदी की ज्वेलरी और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अब कानूनन अनिवार्य होगी। सरकार ने इसके लिए ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एक्ट में बदलाव कर दिया है। नए कानून में अनिवार्य हॉलमार्किंग के अलावा ज्वेलर्स के रजिस्ट्रेशन, हॉलमार्किंग सेंटर खोलने के नियम, हॉलमार्किंग की फीस और गोल्ड रिफाइनरी और मिंट के लाइसेंस से जुड़े नियम दिए गए हैं। ज्यादातर ज्वेलर्स नए नियमों और अनिवार्य हॉलमार्किंग का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इससे ग्राहक का भरोसा बढ़ेगा। लेकिन उन्हें लगता है कि इसे अमल में लाने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहे तो लोगों को 6 महीने का टाइम देकर इसको अनिवार्य कर सकती है। इससे निश्चित रूप से दुकानदारों को भी फायदा होगा, कस्टमर को भी फायदा होगा, दुकानदारों के प्रति कस्टमर का भरोसा बढ़ेगा। कस्टमर के लिए, व्यापारी के लिए, दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन इसके लिए सरकार को कुछ समय देना चाहिए। हॉलमार्किंग अच्छा है, हमारे ट्रेड के लिए बहुत बढ़िया है। कस्टमर को अच्छी चीज़, अच्छी प्योरिटी सही रेट में मिल पाएगी। प्राइस कंपटीशन जो है वो फेयर हो पाएगा। हालांकि सरकार ने अभी हॉलमार्किंग अनिवार्य होने की तारीख तय नहीं की है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ज्वेलर्स को 6 महीने से लेकर 1 साल तक का वक्त मिल सकता है। असीम मनचंदा, दिल्ली। महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन पर छोटे व्यापारी और रिटेलर्स फडणवीस सरकार को खुली चेतावनी दे रहे हैं कि चुनाव में उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि प्लास्टिक बैन को कम से कम 2019 तक चलाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। रिटेलर्स के साथ चर्चा की है हमारी संवाददाता सिल्की सिंह ने।
सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे 2019 तक कोई भी प्लास्टिक के ऊपर बैन नहीं लगनी चाहिए। जिस प्रकार से कमेटी बन रही है, जिस प्रकार से विकल्प का बात चल रही है, जिस प्रकार से रिसाइकलिंग की बात चल रही है, उसके ऊपर ज़्यादा गौर देना चाहिए। और बारिश के मौसम में तो प्लास्टिक बैन करना बिल्कुल नॉन प्रैक्टिकल है। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से स्पष्टीकरण नहीं किया गया तो स्पष्टीकरण करना ज़रूरी है। तीसरा, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। अगर पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो फिर बड़े ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर्स को आपने क्यों छूट दी है? मिल्क पाउच को क्यों छूट दी है? बिस्लरी बॉटल को क्यों छूट दी है? क्यों हमारे छोटे व्यापारियों को लूज तेल, घी, ब्रेड देने के लिए आपने परेशान कर रहे हैं? क्यों उनको क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे? तो इसके ऊपर, और सबसे बड़ी बात, जुर्माना सरकार ने साफ कर दिया है, बीएमसी ने। ये लांच रिश्वत का एक रास्ता खुल रहा है। इंस्पेक्टर राज की शुरुआत हो रही है 23 तारीख से। इसमें पर्यावरण का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लोगों का नुकसान होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा। फेडरेशन की तरफ से आगे आप और क्या स्टेप्स लेने वाले हैं? क्योंकि 23 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, 2 दिन का वक्त आपके पास बचा हुआ है। अब आगे क्या एक्शन प्लान रहेगा? हम सरकार को एक आह्वान देंगे महाराष्ट्र की ओर से, व्यापारियों की ओर से। इस प्रकार से अगर सरकार चली तो जैसे एलबीटी में कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट चली गई थी, इस प्रकार प्लास्टिक के विरोध में अगर इस गवर्नमेंट को, बीजेपी को बचना है तो व्यापारियों के साथ में मिलके, पर्यावरण के साथ में रह के, प्लास्टिक के साथ में रिसाइकलिंग को आगे बढ़ाना है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी देहरादून में होंगे। वहां पर पीएम वन अनुसंधान संस्थान में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। बता दें कि वन अनुसंधान संस्थान घने जंगलों में है और पूरा कैंपस तकरीबन 450 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। इधर दिल्ली में भी इंडिया गेट पर योग दिवस मनाया जाएगा। कल इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। योग दिवस को लेकर इंडिया गेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने लोगों से इस ऐतिहासिक दिवस का हिस्सा बनने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि योग दिवस भारत के लिए गौरव की बात है। मैं सबसे आह्वान करूंगा कि आप अपने घरों में ना बैठे रहें, घर से बाहर निकलें और इन ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बने और योग के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ता है। उस गौरव में आप भी एक भूमिका निभाएं। मोबाइल फोन कंपनियों में लगातार कुछ नया करने की होड़ रहती है। ज्यादातर नए काम इन दिनों फोन के कैमरे पर हो रहे हैं। अब ओप्पो ने पॉपअप कैमरे वाला फोन लॉन्च कर दिया है, यानी कैमरा फोन में से बाहर आएगा। फोन का नाम है फाइंड एक्स और कंपनी ने इसे पेरिस में लॉन्च किया है। ओप्पो फाइंड एक्स में 6.42 इंच का फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले है। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर, 8GB रैम, 256 GB इनबिल्ट स्टोरेज और 3D फेशियल स्कैनिंग है। ओप्पो फाइंड एक्स में 16 और 20 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। फ्रंट में 25 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसकी कीमत फिलहाल है 999 यूरो, यानी करीब 80,000 रुपये भारतीय रुपए के मुताबिक। भारत में फ़ोन जुलाई में लॉन्च होगा। अब बात फुटबॉल वर्ल्ड कप की। आज वर्ल्ड कप में पुर्तगाल ने मोरक्को को 1-0 से हरा दिया। आज भी टीम को जीत दिलाई टीम के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैच के चौथे मिनट में ही गोल करके पुर्तगाल को बढ़त दिला दी थी। हालांकि इसके बाद मोरक्को ने पुर्तगाल को दूसरा गोल करने का मौका नहीं दिया। इस हार के साथ मोरक्को का सफर विश्व कप में लगभग खत्म हो गया है और अब उसका अंतिम 16 में पहुंचने की उम्मीद ना के बराबर है। और आवाज टुनाइट में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।